हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11 में गति के नियम का जो चैप्टर था उसको हम आगे बढ़ाएंगे और उसको आगे बढ़ाते हुए उसके अगले जो बिंदु है, जो टॉपिक है उसके बारे में चलते हैं। ये वृत्ति गति का टॉपिक है। तो हम सबसे पहले हम चलेंगे एक समान वृत्ति गति। एक समान वृत्ति गति की क्या परिभाषा होगी अगर हम आसानी से दें? जब कोई वस्तु किसी बिंदु से नियत, ठीक है, क्या बताया हमने? जब कोई वस्तु क्या करता है किसी नियत बिंदु से, जब कोई वस्तु एक किसी बिंदु को क्या मानकर केंद्र मान के उसके चारों ओर नियत चाल से चलता है तो उस वस्तु की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहा? जब कोई वस्तु क्या करता है किसी बिंदु को केंद्र मानकर वह क्या करता है उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर समान चाल से, नियत चाल से, निश्चित चाल से जब गति करता है तो उसके चाल को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब आ जाते हैं अगला परिभाषा हमारा आवर्तकाल। तो टाइम पीरियड होता क्या है? आवर्तकाल होता क्या है? आवर्तकाल किसे कहते हैं? जब कोई पिंड या कोई वस्तु या कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में जो समय लेती है उसे ही हम क्या कहते हैं? उस वस्तु का आवर्तकाल कहते हैं। अरे बच्चों, अगर मेरे पढ़ाते पढ़ाते अगर थ्योरी टॉपिक आप पुश कर करके वीडियो को आप मेरे पूरा लिख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। रोज वीडियो देखने बैठे और रोज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लिखते जाइए, आपकी कॉपी कंप्लीट होते रहेगी। दूसरे का छापने के चक्कर में मत रहिए। आप दूसरे का बस फोटो कॉपी कर रहे, दूसरे ने गलत लिखा, मैंने जब कॉपी अभी चेक किया ना, देखा लगभग सबका जैसे सब वैसी वैसी मार के रखे, एक दूसरे का नकल। बेटा ऐसा मत करिए, आप अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करिए। आप रोज वीडियो देखिए। जब जब मैं डाल रहा हूँ, हफ्ते में 2 ही वीडियो आ रहे बेटा, और ये 2 वीडियो को देखिए, कॉपी भी पकड़िए, फेयर कॉपी रखिए। मैं कह रहा हूँ जो, और बुक को अपने पास रखिए। जहां जहां लगता है कि परिभाषा फिर से होता है तो ठीक है, सर ने बताया उसको पुश कर करके मैं लिखते जाऊं, बार बार रिवाइंड करके, वो अच्छा रहेगा। चित्र बनाते जाओ, सर जैसे जैसे बता रहे फटाफट मेरा भी तैयार होगा, मैं याद भी होते जाएगा और आधा तैयार भी होते जाएगा। बाकी आपकी मर्जी जो क्या करना है। तो मैं करता हूँ आवृत्ति के द्वारा। तो आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रम होता है। तो बताया जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ में 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाती है, जब कोई कण वृत्ताकार पथ में 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाती है उसे उस कण का आवृत्ति कहते हैं। इसको n से या f से या न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है टाइम पीरियड। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो अब कैसे व्युत्क्रम होते हैं दोनों के मैं संबंध बताता हूं आपको। मैं दोनों के मध्य में संबंध, आवृत्ति एवं आवर्तकाल में संबंध में क्या बताना है मुझे? संबंध बताना है। ठीक है, जब हमने संबंध बताया तो हम तो जानते हैं t बराबर एक चक्कर तय करने में लगा समय, समय बराबर तो एक चक्कर, एक परिधि तय कर रही है बेटा, तो ये इसकी त्रिज्या है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। और एक समान वेग या एक समान वृत्ति गति अर्थात v वेग से गति का तो दूरी बटे 4। ठीक है, और आवृत्ति का क्या होगा? न्यू इज इक्वल टू या n इज इक्वल टू या f इज इक्वल टू, जो कहना है कह लो, 1/t होता है। आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। तो हमने क्या किया, इसके मान को जब रखा ना तो उलट दिया, तो v/2πr हो गया, उलट दिया। तो जब दोनों का गुणा किया, इसको 1 नंबर माना और इसको क्या माना? 2 नंबर माना, तो 1 व 2 से क्या होगा? हमारा दोनों गुना होगा t इंटू न्यू, न्यू ले लेगा। ठीक है, v नहीं है न्यू है, 2πr अपॉन v इंटू v अपॉन 2πr। ये देखो किस तरीके से कटा, तो क्या बचा? t इंटू न्यू इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू। अर्थात आवृत्ति और आवर्तकाल दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। ये था हमारा किसका? आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध। चलते हैं अब कोणीय विस्थापन।
कोणीय विस्थापन की तरफ हम चलेंगे। इधर देखते हैं, हम जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो कोई कण है, टी समय पर यहाँ थी, टी समय डैश, कुछ समय पश्चात ए से बी चले गए, तो दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे ही क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको ही हम क्या कह रहे हैं जी, कोणीय विस्थापन कहते हैं। लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देंगे तो कोण बराबर, तो कोण क्या बन रहा है, डेल थीटा। चित्र के अनुसार चाप क्या है, चाप को हम रेखीय विस्थापन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ds, और त्रिज्या का मतलब क्या होता है, r। जो कोण बनता है ना बेटा, इसे ही हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, रेखीय विस्थापन बटे त्रिज्या। तो बताया किसी कण की वृत्ति पथ का रेखीय विस्थापन और उसके त्रिज्या के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आ गया आपका किसके बारे में, कोणीय विस्थापन। अब मैं चलता हूं कोणीय वेग के बारे में। कोणीय वेग, कोणीय वेग को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन की दर को, या समय अंतराल, दर मतलब समय अंतराल, कोणीय विस्थापन की दर को ही कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय विस्थापन की दर को ही कोणीय वेग कहते हैं। इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखो, ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा। देखो कोणीय विस्थापन डेल थीटा अपॉन डेल टी, ये होता है आपका सूत्र। प्यारे बच्चों, सूत्रों को याद रखना है हमको, तभी समझ में आएगा। मैं इधर का मिटा रहा हूं। अब देखेंगे हम कोणीय वेग के बाद में रेखीय वेग। रेखीय वेग किसे कहते हैं, रेखीय विस्थापन की दर को, रेखीय विस्थापन की दर को, दर मतलब समय अंतराल, रेखीय विस्थापन की दर को ही क्या कहते हैं, रेखीय वेग कहते हैं। इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका होता है डेल x अपॉन डेल टी। आप देख लीजिए, रेखीय विस्थापन है, इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, डेल x से। ठीक है। अब आ जाते हैं कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं जी। कोणीय त्वरण बताता है कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर मतलब समय अंतराल। तो अब हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। भैया ये था हमारा इसका सबका परिभाषा मैंने आपको बता दी, ये इंट्रोडक्शन बता दिया। तो जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन यहाँ बताया, यही चीज को मैं द्विविमीय गति में नहीं बताया था, क्योंकि मैंने बताया था कि ये चीज बेटा आगे चैप्टर में आएगा, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा। यहाँ पर इसका यूज होना है। तो ये देख लीजिए भाई, ये सब फॉर्मूला को के साथ में सभी की परिभाषाएं आपको लिखनी है, आपको समझनी है। आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। ये चित्र रहेगा कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध। देखिए, माना कि कोई वस्तु है जहां पर t समय पर था, s t प्लस डेल t समय पश्चात वह a से b गई, जिसका कोणीय विस्थापन क्या है, डेल थीटा है, त्रिज्या r है। ये चित्र वर्णन हो गया। तो हम जानते हैं कोणीय वेग बराबर कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी, ये समीकरण नंबर 1। और रेखीय वेग भी हम जानते हैं, अभी बताए थे, रेखीय वेग v इज इक्वल टू डेल s अपॉन डेल t, समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब हम जानते हैं कोण बराबर
कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण है डेल थीटा, चाप क्या है डेल एस अपॉन त्रिज्या क्या है आर। समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे, डेल थीटा का मान रख देंगे। ये देखिए समीकरण नंबर 1, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा डेल एस अपॉन आर इनटू बटे में डेल टी तो था। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों ये दिख रहा है डेल एस अपॉन डेल टी, और डेल एस अपॉन डेल टी समीकरण 2 से क्या होता है तो v होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v अपॉन क्या आर, इधर गुना किया तो v इज इक्वल टू क्या हो गया ओमेगा इनटू आर। अतः रेखीय वेग का मान क्या कोणीय वेग और वृत्तीय पथ की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये था आपका क्या कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, जिसे आप देख सकते हैं। अब चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अभिकेंद्र त्वरण हेतु व्यंजक। तो सबसे पहले अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है उसकी परिभाषा करेंगे। इससे पहले बनाते हैं, देखो कोई वस्तु ए है, चित्र वर्णन भी बता रहा हूँ, जो t समय में a पर थी और t समय t प्लस डेल t समय पश्चात वह a से कहाँ पहुंच गई b चले गई, जिसका कोणीय विस्थापन डेल थीटा था और इसका रेखीय वेग क्या था v1। और ये क्योंकि स्पर्श रेखी गति करती है। अब बताया बेटा जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करती है तो केंद्र की दिशा में लगने वाले त्वरण को ही हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। केंद्र की दिशा में लगने वाले त्वरण को ही हम क्या कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ये उसकी परिभाषा। तो फिर हम क्या करेंगे, चित्र वर्णन के बारे में मैंने आपको बताया, क्या बताया है पहला दूसरा तीसरा बता सकते हो। माना कि वृत्तीय गति करते हुए कोई कण t समय पर a पर है तथा t प्लस डेल t समय पश्चात तो a से b हो जाती है, जिसका क्या है कोणीय विस्थापन डेल थीटा है तथा वस्तु a और b के वेग क्रमशः v1 और v2 है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों एक फोटो बनाऊंगा इस प्रकार से, तो है ये हो जाएगा v1 और ये v2। अब क्योंकि कोण अभिकेंद्र त्वरण हेतु है तो जो त्रिज्यीय रूप है इसी को ही लिया हूं मैं ना, इसी को ही लिया हूं लगभग। इसका जो कोणीय रेखीय विस्थापन है उस रेखा के लंबाई के लगभग बराबर होती है, इसलिए मैंने जो त्रिज्या था OA और OB को इसके वेग के रूप में मैंने प्रदर्शित कर दिया। देख लीजिए, ठीक है, तो ये वेग के जैसे हो जाएगा। और ये था डेल थीटा जो यहाँ पर बना। तो हमने बताया भाई क्या कोण AOB बराबर डेल थीटा, और बताया वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन डेल V इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। हमने क्या किया प्यारे बच्चों, कोण बराबर चाप बटे क्या होती है त्रिज्या होती है। तो कोण तो डेल थीटा है, चाप क्या है हमारे पास डेल एस। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखा था तो ये जो चाप है हमने इसको रेखा के रूप में माना ए बी। देखिए तो ए बी को क्या मान रहे हैं डेल बी, क्या है हमारा डेल बी है। फिर हमने बोला त्रिज्या, त्रिज्या v1 या v2 दोनों देख सकते हैं चित्र के अकॉर्डिंग OA और OB को। मैंने कहा था ना, तो मैंने क्या किया v1 माना या v2 माना, तो मैंने बता दिया क्योंकि v1 हो चाहे v2 हो या इन सबको मैंने क्या मान लिया है v मान लिया है, एक समान है इसलिए माना है, तो डेल v अपॉन v हो गया।
ठीक है, ये सदिश परिमाण का रूप बतलाता है, धनात्मक मान है, इस चीज को बतलाता है। ठीक, अब हम जानते हैं कोणीय वेग बराबर कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या, ओमेगा बराबर डेल थीटा अपॉन डेल टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू, ये देखो समीकरण नंबर 1 से हम मान रख देंगे, 1 से मान रख देंगे, मान रखा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू डेल वी अपॉन, तो क्या था, वी इनटू था डेल टी। अब देखेंगे, अब देख पा रहे हैं चूंकि डेल वी अपॉन डेल टी क्या होता है, ए, वेग में परिवर्तन बराबर त्वरण होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन वी, इधर गुना कर दिया भैया, तो क्या हो गया, इधर बनाता हूँ, ए इज इक्वल टू ओमेगा इंटू वी। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि क्या, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, तो v अपॉन आर इज इक्वल टू ओमेगा, तो हम ओमेगा का मान यहाँ रख देंगे। जब ओमेगा का मान रखेंगे तो क्या होगा, v अपॉन आर इंटू वी, इसलिए हो जाता है a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये होता है आपका अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक। चलते हैं हम, हमारा जो अगला पॉइंट है वह है अभिकेंद्र बल। क्या है, अभिकेंद्र बल। ठीक है, अभिकेंद्र बल होता क्या है उसके बारे में हम जाने। तो बल की क्या परिभाषा होती है जी, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो त्वरण कैसा त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण। अब बताएंगे इसकी परिभाषा, किसी वृत्त, किसी कण को, किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर घुमाने के लिए आवश्यक जो बल होता है, क्या बताया, किसी वृत्तीय पथ पर किसी वस्तु को घुमाने के लिए जो आवश्यक बल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख दिया, F इज इक्वल टू द्रव्यमान का तो मतलब m होता है, और अभिकेंद्र त्वरण का हमने अभी सिद्ध किया तो क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है भैया सूत्र। आपको हमने फिर से कहा, क्या परिभाषा दिया, किसी वस्तु को, यहाँ पर किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर चलाने के लिए जो आवश्यक बल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके उदाहरण भी देखेंगे, जैसे हम क्या करते हैं, जब लेवना से क्या करते हैं, जब मक्खन निकालते हैं, जिसको हम लोग लेवना कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, या घी निकालने के पहले हम मलाई को एकत्रित करते हैं, तो फिर उसे क्या करते हैं, मैश करते हैं अच्छे से, जिस यंत्र से जिससे दाल को एक किया जाता है, उससे क्या करते हैं हम, जब उसको घोटते हैं अच्छे से मैश करते हैं, तो क्या होता है, जो दूध के कण होते हैं वो भारी होने के कारण बर्तन की दीवारों से टकराते हैं और वो वृत्ति गति करते हैं, अर्थात उसे अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत जो मक्खन होते हैं उनके द्रव्यमान कम होते हैं, जिनको क्या होती है, कम अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, इसलिए वह क्या करते हैं, पात्र के हल्के होने, दूध के कणों की अपेक्षा मक्खन के कण जो होते हैं वो हल्के होते हैं, इसलिए वो केंद्र से नजदीक नजदीक में वृत्ति गति करते हैं। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें भी धोखा होता है। इसके और भी उदाहरण है, जैसे दूसरा आप देख सकते हैं कि हम ड्रायर में, वॉशिंग मशीन में जब कपड़ा सुखाते हैं तो आप देखेंगे जब उसको ड्रायर को हम जब चालू करते हैं तो कपड़ा गोल गोल घूमता है और दीवार पर टकराता है,
क्योंकि कपड़े का द्रव्यमान अधिक होता है इसलिए वो केंद्र की ओर तो आ जाता है, वृद्धि गति तो करता है, लेकिन उसमें जो उपस्थित जो पानी होता है वह दीवार से टकराता है और उसके छिद्र से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसके कारण हमारा कपड़ा सूखता है। ऐसे दूसरा होता है एक छद्म बल होता है, जिसे हम अपकेंद्र कहते हैं। अपकेंद्र बल, अपकेंद्र का क्या मतलब होता है, जो केंद्र के बाहर की ओर लगता है। अभिकेंद्र मतलब ऐसा बल जो केंद्र की ओर लग रहा है, उसे हमने क्या कहा, अभिकेंद्र लगता है केंद्र की ओर, और अपकेंद्र मतलब केंद्र से बाहर की ओर लगता है। तो जब हम क्या करते हैं, वो कपड़ा सुखाते हैं तो पानी बाहर हो जा रहा है। ऐसे ही मौत का कुआं, जब मौत का कुआं वाला आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वह केंद्र की ओर अगर उसको बल लगेगा तो वह गिर जाएगा, इसलिए उसे केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है, ताकि मौत के कुआं में जो वो बाइक सवार होता है वह क्या करता है, जब गति करता है तो उसे अभिकेंद्र नहीं अपकेंद्र की आवश्यकता होती है। यदि अभिकेंद्र बल का मान प्राप्त हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, कुआं में गिर जाएगा। तो ये था अपकेंद्र अवशोषक के बारे में आपको मैंने बताया, आपके साथ चर्चा किया। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो भी पढ़ा आज हम इतना ही करके कंप्लीट करेंगे। अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ मैंने जो